हेलो एवरीवन। चलो बच्चे, लास्ट के कुछ 3 सेक्शंस बेटा हमारे रहते हैं, छोटे छोटे से सेक्शंस हैं। देखो, पहला सेक्शन है हमारे पास सेक्शन 139 सबसेक्शन बी। ये सेक्शन है टीआरपी के बारे में बेटा। व्हाट डू यू मीन बाय टीआरपी? टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर्स। टीआरपी होते हैं टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर्स। चलो बेटा, मेरी बात जरा समझना। बेटा, आज से ना कुछ साल पहले गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च करी थी टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर्स की, मतलब टीआरपी की। इस स्कीम में क्या था बेटा, सुनो। अगर कोई असेसी अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश करवाना चाहता है, फाइल करवाना चाहता है, तो उसे रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश करवाने के लिए किसी चार्टेड अकाउंटेंट के पास या किसी एडवोकेट के पास जाने की जरूरत नहीं है। वो टीआरपीस के थ्रू, टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर्स के थ्रू अपनी रिटर्न ऑफ इनकम को फर्निश करवा सकता है। ठीक है बेटा, तो मुझे एक बात दोबारा से बताओ। असेसी, कोई भी असेसी अगर अपनी रिटर्न ऑफ इनकम भरवाना चाहता है तो उसे चार्टेड अकाउंटेंट्स के पास या एडवोकेट्स के पास जाने की जरूरत नहीं है इन ऑर्डर टू गेट हिज रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश्ड। वो टीआरपीस के थ्रू अपनी रिटर्न ऑफ इनकम को फर्निश करवा सकता है। बेटा, इससे फायदा ना असेसी को भी होता है और इससे फायदा टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर्स को भी होता है। क्या फायदा, मैं आपको बताता हूं। असेसी को तो बेटा ये फायदा है कि जिस रिटर्न ऑफ इनकम के एक चार्टेड अकाउंटेंट उनसे या एडवोकेट उनसे ज्यादा फीस चार्ज करेगा, कंपैरेटिवली टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर्स फीस कम चार्ज करते हैं। तो एसएससी को फायदा क्या हो गया? फीस बच गई बेटा उसकी। अगर किसी चार्टेड अकाउंटेंट के पास जाके रिटर्न भरवाएगा या किसी एडवोकेट के पास जाके रिटर्न भरवाएगा तो उसे पैसा ज्यादा खर्चना पड़ेगा बेटा, और वही काम टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर उसका कम प्राइस में कर देता है। और बेटा, टीआरपीस को क्या फायदा हो गया गवर्नमेंट को, या मैं बोलूं गवर्नमेंट को क्या फायदा हो गया बेटा? गवर्नमेंट को फायदा हुआ कि गवर्नमेंट ने ना एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर दिया। गवर्नमेंट ने एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर दिया। आप अज्यूम करो, मैं एग्जांपल देता हूं। आप अज्यूम करो कि कोई कोई पर्सन है जो सिर्फ बीकॉम पास है, या अज्यूम करो जिसने सीए इंटरमीडिएट क्लियर किया हुआ है, किसी वजह से वो सीए फाइनल क्लियर नहीं कर पाया। तो बेटा, ऐसे लोगों की एम्प्लॉयमेंट का क्या होगा? तो गवर्नमेंट ने ऐसे लोगों को कमाई का एक तरीका बताया है, और वो तरीका क्या है? दे कैन बिकम टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर्स। तो गवर्नमेंट ने एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम ऐसे लोगों के लिए जनरेट करी है जो जो सिर्फ बैचलर डिग्री होल्ड करते हैं या सिर्फ सीए इंटरमीडिएट तक पास हैं, वो आगे सीए फाइनल क्लियर नहीं कर पाए। बात समझ आई? हाउएवर बेटा, याद रखना, दो असेसी दो असेसी ऐसे हैं बेटा जो टीआरपीस के थ्रू अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश नहीं करवा सकते। पहला, कंपनी अपनी रिटर्न टीआरपीस के थ्रू नहीं जमा करवा सकती। दूसरा, जिनका ऑडिट हुआ है अंडर सेक्शन 44 ए बी, वो भी अपनी रिटर्न टीआरपीस के थ्रू जमा नहीं करवा सकते। बात बताओ बेटा, समझ आई सबको? यहां तक कॉपी कर लेना बेटा, इसे कॉपी कर लो। फिर हम एक रीडिंग मारते हैं। सबको समझ आया बेटा? सबको आ जाओ, एक रीडिंग मारते हैं। उसने कहा है, एनी क्लासेस और पर्सन कैन गेट देयर रिटर्न सबमिटेड थ्रू टीआरपीज एक्सेप्ट कंपनीज अपनी रिटर्न टीआरपी के थ्रू सबमिट नहीं कर सकती, या जिनका ऑडिट हुआ है सेक्शन 44 ए बी में।
टीआरपी के थ्रू जमा नहीं कर सकते। प्रैक्टाइजिंग चार्टेड अकाउंटेंट्स एंड एडवोकेट्स कैन नॉट एक्ट एज टीआरपी। ऑब्वियस सी बात है ना, कौन टीआरपी बनने के लिए इनएलिजिबल है बेटा? कौन टीआरपी बनने के लिए बेटा इनएलिजिबल है? प्रैक्टाइजिंग चार्टेड अकाउंटेंट्स या एडवोकेट्स कैन नॉट एक्ट एज टीआरपी। वैसे भी बेटा उन्हें टीआरपी बनने की जरूरत क्या है, वो ऑलरेडी चार्टेड अकाउंटेंट और एडवोकेट हैं। तो गवर्नमेंट ने एक बात पहले ही बोल दी कि भैया तुम लोग चार्टेड अकाउंटेंट और एडवोकेट तो पहले ही हो, तुम्हें टीआरपी बनने की क्या जरूरत है? मतलब कोई भी पर्सन अपना डिमोशन थोड़ी ना करना चाहता है बेटा। मैं सीए के बाद बेटा, मैं सीए करने के बाद कोई हायर डिग्री लेना चाहूंगा? मैं सीए बनने के बाद मैं बेटा लोअर डिग्री क्यों लेना चाहूंगा? तो गवर्नमेंट ने कह दिया आप लोग तो ऑलरेडी हाईएस्ट डिग्री ऑब्टेन कर चुके हो, अब आपको टीआरपी बनने की जरूरत क्या है? तो प्रैक्टाइजिंग चार्टेड अकाउंटेंट्स एंड एडवोकेट्स आर इनएलिजिबल टू एक्ट एज टीआरपी। अब अगर हम बात करें बेटा एलिजिबल कौन है, कौन कौन टीआरपी बन सकता है बेटा, अगले पैराग्राफ में पढ़ो। एन इंडिविजुअल, तो पहली बात इंडिविजुअल बन सकता है ही हु होल्ड्स अ बैचलर डिग्री। जैसे मैंने बताया था ना बीकॉम, तो आपके पास या तो क्या है, कोई बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास फ्रॉम अ recognized इंडियन यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन और हैज पास्ड इंटरमीडिएट लेवल ऑफ आईसीएआई और आईसीएसआई और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। मतलब आप या तो आप सीए इंटर हो या आप सीएस एग्जीक्यूटिव हो। बेटा जैसे हमारे यहां इंटरमीडिएट होता है ना, वैसे सीएस वालों के सीएस में एग्जीक्यूटिव होता है, या आप कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट इंटरमीडिएट हो। तो बेटा या तो आपके पास कोई यूनिवर्सिटी की बैचलर डिग्री हो या आप एटलीस्ट इंटरमीडिएट लेवल पास होने चाहिए, आप चाहे सीए के, चाहे सीएस के, चाहे सीएमए के। मेरे ख्याल से बच्चे सेक्शन क्लियर हुआ। 139 बी सिंपल सा था, ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आ जाओ अगले पे, इस पे क्वेश्चन आ जाता है बेटा कई बार। सेक्शन 140 क्या कहता है बेटा? हु शैल वेरीफाई द रिटर्न। बेटा वेरीफाई करने का मतलब क्या हुआ, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप लोग जब अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हो तो बेटा एग्जामिनेशन फॉर्म के नीचे ना आपका सिग्नेचर आता है, ठीक है, आपका सिग्नेचर आता है। उसमें ये लिखा होता है, कभी अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो, कि जो भी बातें, जो भी चीजें आपने उस एग्जामिनेशन फॉर्म में स्पेसिफाई करी हैं वो ट्रू और करेक्ट हैं टू द बेस्ट ऑफ योर नॉलेज एंड बिलीफ, और नीचे आप बेटा अपना क्या कर देते हो, सिग्नेचर। तो यहां पर भी बेटा वेरीफाई का मतलब है साइन किसका आएगा बेटा, इनकम टैक्स रिटर्न पे सिग्नेचर किसका आएगा। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर इंडिविजुअल की इनकम टैक्स रिटर्न है तो सिग्नेचर किसका आएगा, उसका खुद का आएगा। हां, अगर इंडिविजुअल इंडिया में प्रेजेंट नहीं है तो एक साइन करने के लिए तो वो इंडिया आएगा नहीं, तो कोई भी पर्सन साइन कर सकता है उसके बिहाफ पे जिसको उस इंडिविजुअल ने बेटा क्या दी हो, वैलिड पावर ऑफ अटॉर्नी। और बेटा पावर ऑफ अटॉर्नी की कॉपी ना इनकम टैक्स रिटर्न के साथ अटैच होके जाएगी। हाँ, अगर इंडिविजुअल मेंटली इनकैपेसिटेटेड है, मतलब सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो अनसाउंड माइंड का है, तो आपको तो अच्छी तरह पता है बेटा अनसाउंड माइंड का पर्सन इज इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट में तो एंटर हो नहीं सकता। और इनकम टैक्स रिटर्न इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इनकम टैक्स अथॉरिटीज एंड असेसी। तो याद रखना अनसाउंड माइंड का पर्सन सिग्नेचर नहीं कर सकता बिकॉज ही इज इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, तो उसके बिहाफ पे उसका लीगल गार्जियन सिग्नेचर करेगा। बात समझ आई? अच्छा, अगर एचयूएफ की रिटर्न है तो साइन कौन करेगा, कर्ता, ठीक है। अगर कर्ता इंडिया में प्रेजेंट नहीं है तो
एनी अदर एडल्ट मेंबर ऑफ एचयूएफ, एचयूएफ का कोई भी एडल्ट मेंबर सिग्नेचर कर सकता है, माइनर नहीं, एडल्ट मेंबर। माइनर फिर से इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर कर्ता मेंटली इनकैपेसिटेटेड है, मतलब फिर से अनसाउंड माइंड का है, तो वो तो साइन कर नहीं सकता, ही इज इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, तो एनी अदर एडल्ट मेंबर ऑफ एचयूएफ। ठीक है। अच्छा, अगर कंपनी की रिटर्न ऑफ इनकम है तो सिग्नेचर किसका होगा बेटा? मैनेजिंग डायरेक्टर का होगा। अगर कोई एमडी है ही नहीं तो किसी भी डायरेक्टर का हो सकता है बेटा। अगर कंपनी इज नॉट रेजिडेंट इन इंडिया, मतलब नॉन रेजिडेंट है, तो कौन साइन करेगा? पर्सन होल्डिंग वैलिड पावर ऑफ अटॉर्नी, और पावर ऑफ अटॉर्नी की एक कॉपी इनकम टैक्स रिटर्न के साथ अटैच होके जाएगी। अच्छा, अगर कंपनी बंद हो रही है, लिक्विडेट हो रही है, तो सिग्नेचर किसका होगा बेटा? लिक्विडेटर का होगा। वेयर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी हैज बीन टेकन ओवर बाय गवर्नमेंट, हो सकता है बेटा आपकी कंपनी के ऊपर फ्रॉड का बहुत बड़ा कोई बेटा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो उस केस में पूरा बिजनेस किसने टेक ओवर कर लिया है बेटा? गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया है, तो उस केस में गवर्नमेंट ने जिस प्रिंसिपल ऑफिसर को अपॉइंट किया होगा ना, उसका सिग्नेचर होगा आपकी इनकम टैक्स रिटर्न पे। अच्छा, अगर हम फर्म की बात करें, एलएलपी की बात करें, तो फर्म के केस में मैनेजिंग पार्टनर साइन करेगा, एलएलपी के केस में डेजिग्नेटेड पार्टनर साइन करेगा। अगर कोई मैनेजिंग पार्टनर नहीं है, डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं है, तो बाय एनी पार्टनर ऑफ द फर्म और एलएलपी। अच्छा, लोकल अथॉरिटी में साइन किसका होगा बेटा? प्रिंसिपल ऑफिसर का। पॉलिटिकल पार्टी के केस में सिग्नेचर किसका होगा? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का। और एनी अदर एसोसिएशन, मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्संस या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, तो सिग्नेचर होगा कोई भी मेंबर कर सकता है, या उस एओपी बीओआई का प्रिंसिपल ऑफिसर। तो बेटा इस पे क्वेश्चन कई बार आ जाता है, और है सिंपल ही बात ना, इंपॉर्टेंट लिख लेना बेटा। ठीक है बच्चे, फिर हम एक बेटा लास्ट सेक्शन करते हैं, हमारे चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। सेक्शन 140 कैपिटल ए, देखो क्या कहता है, समझेंगे बेटा। सेल्फ असेसमेंट टैक्स, मेरी बात ना बेटा बहुत ध्यान से सुननी है जरा, हेडिंग मेरे साथ साथ लिखोगे, जरा इंपॉर्टेंट बात है बेटा। सेल्फ असेसमेंट टैक्स सेक्शन 140 ए। सेल्फ असेसमेंट टैक्स सेक्शन 140 ए। चलो बेटे समझते हैं, इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से। अच्छा, मुझे ना एक बात का जवाब देना, आप जब अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फर्निश करते हो, तो याद करो मैंने कल बताया था, जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फर्निश करोगे तो उसके साथ अटैच होगा, आपको रिटर्न ऑफ इनकम के साथ बेटा अटैच करना पड़ेगा प्रूफ ऑफ टैक्स। आपको टैक्स जमा करवाने का सबूत उस इनकम टैक्स रिटर्न के साथ बेटा अटैच करना पड़ेगा। यानी मुझे एक बात क्लियर हुई, टैक्स जमा रिटर्न ऑफ इनकम से पहले होगा बेटा। रिटर्न ऑफ इनकम जमा करवाने से पहले आपको टैक्स जमा करवाना पड़ेगा। ठीक है, जमा करवाओगे टैक्स, उसका प्रूफ रिटर्न के साथ अटैच करोगे, और फिर दोनों चीजें सबमिट होंगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास। यानी मुझे एक बात बताओ, मैंने क्या कहा, आप जब रिटर्न ऑफ इनकम आप फर्निश करोगे तो रिटर्न ऑफ इनकम के साथ और क्या अटैच होगा बेटा? प्रूफ ऑफ टैक्स अटैच होगा, मतलब टैक्स की पेमेंट पहले होगी बिफोर फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम। अब मेरी एक बात और सुनो, याद है मैंने एक बात आपको कल बताई थी कि जब आप रिटर्न ऑफ इनकम भरते हो ना बेटा, ध्यान से सुनना जो मैं कहूंगा, जब आप रिटर्न ऑफ इनकम बेटा भरते हो तो उस रिटर्न ऑफ इनकम में बेटा आप अपनी सारी इनकम्स लिखते हो।
उस रिटर्न ऑफ इनकम में आप अपनी क्या लिखोगे? सारी इनकम्स। कौन कौन सी? 5 हेड्स है ना, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, माइनस करोगे डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 से। तो इसमें से आप माइनस करोगे, इनकम्स में से माइनस करोगे डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 से। तो आपने डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 से माइनस करी, ठीक है। फिर ये क्या आ जाएगी? आपकी टोटल इनकम, और उस टोटल इनकम पे आप क्या निकाल दोगे बेटा? टैक्स। ध्यान से सुनना बेटा, अब एक बात और सुनो। ये जो इनकम्स आप बेटा अपनी रिटर्न ऑफ इनकम में लिखते हो ना, जो भी इनकम, सैलरी की, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस, ये जो भी इनकम आप रिटर्न ऑफ इनकम पे लिखोगे बेटा, ये सब ना आपके सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे है। क्या मतलब हुआ सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे? मतलब हमने अपनी इनकम का असेसमेंट खुद किया है, उस बेसिस पे हम आपको टैक्स दे रहे हैं। तो याद रखना, इनकम जब सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे आ रही है, तो उस इनकम पे जो टैक्स आएगा वो भी तो बेटा सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे ही आएगा ना। तो उस टैक्स को हम क्या नाम देते हैं? सेल्फ असेसमेंट टैक्स। तो नाम से भी पता चल रहा है ना बेटा। सेल्फ असेसमेंट का मतलब क्या हुआ बेटा? सेल्फ असेसमेंट का मतलब होता है अपनी इनकम को खुद एस्टीमेट करना, अपनी इनकम का, या मैं बोलूं अपने टैक्स का अनुमान खुद लगाना, अपने टैक्स का एस्टीमेट खुद लगाना। ठीक है बेटा, दैट इज नोन एज सेल्फ असेसमेंट टैक्स। जब मैं अपने टैक्स लायबिलिटी को खुद असेस करता हूं तो दैट इज नोन एज सेल्फ असेसमेंट टैक्स। और बेटा याद रखना, इनिशियली जो टैक्स आप सरकार के पास जमा करवाते हो ना, वो अपने ही बेसिस पे, अपने ही एस्टिमेशन के बेसिस पे जमा होता है। सरकार आपकी इनकम का असेसमेंट बाद में करेगी, पहले आप अपने असेसमेंट के हिसाब से टैक्स जमा करवा दो, बाद में सरकार अपना असेसमेंट करेगी। अब हमें देखना है कि ये सेल्फ असेसमेंट टैक्स बेटा कैलकुलेट कैसे होगा। वैसे काफी हद तक तो हमने कैलकुलेशन करी हुई है। आओ बेटा, ये कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक स्टेटमेंट बनवा रहा हूं। ये स्टेटमेंट बनाना, स्टेटमेंट शोइंग सेल्फ असेसमेंट टैक्स। स्टेटमेंट शोइंग सेल्फ असेसमेंट टैक्स। तरीका देखना बेटा। बेटा सबसे पहले तो आप क्या निकाल दो? टैक्स निकाल दो, जैसे नॉर्मली निकालते हो। जिस इनकम पे स्लैब रेट लगता है उस पे स्लैब के हिसाब से निकाल दो। जिस पे फ्लैट रेट ऑफ टैक्स लगता है, जैसे लॉटरी पे फ्लैट 30% है, उस पे फ्लैट रेट ऑफ टैक्स के हिसाब से निकाल दो। तो टैक्स तो सबने निकाला हुआ है। अच्छा अब सुनो, अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है तो रिबेट भी आ जाती है अंडर सेक्शन 87A। अगर 5 लाख से कम है तो, इफ एनी, ये तो हमने करा हुआ है ना। अच्छा ध्यान से बेटा, इंपॉर्टेंट है ये आया। इसमें बेटा बताओ क्या ऐड करते हो फिर? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% आप ऐड करोगे, है ना। तो ये बेटा यहां तक तो हमने पढ़ा हुआ है। और मेरी बात सुनना बेटा, अभी काम की बात बता रहा हूं, इसके बाद की ये आती है आपकी टैक्स लायबिलिटी। मतलब इतना टैक्स, इतना टैक्स देने के लिए मैं लायबल हूं। देना नहीं है, इतना देने के लिए मैं लायबल हूं। अब सुनो सुनो, इसमें से बेटा माइनस हो जाता है
जो टैक्स सरकार को आप ऑलरेडी दे चुके हो। मतलब ये क्या आया बेटा, इतना टैक्स में देने के लिए लायबल हूं, इसमें से माइनस हो जाएगा जो टैक्स में ऑलरेडी सरकार को दे चुका हूं इन द फॉर्म ऑफ टीडीएस। ये बेटा अभी हमने करना है, करा नहीं है ये अभी हमने चैप्टर। अच्छा, अगर मैं सरकार को कोई एडवांस टैक्स दे चुका हूं ऑलरेडी, तो वो भी माइनस हो जाएगा। तो बताओ ये क्या आया था बेटा, ये इतना टैक्स में देने के लिए लायबल हूं, उसमें से जो टीडीएस दे चुका हूं वो माइनस हो जाएगा, जो एडवांस टैक्स दे चुका हूं वो माइनस हो जाएगा। अच्छा, मतलब इतना टैक्स मुझे और देना है, तो आप एग्जांपल लेके भी अज्यूम कर सकते हो। सपोज मैं 1 लाख रुपए देने के लिए लायबल था, उसमें से 20,000 रुपए तो मैं दे चुका हूं टीडीएस के फॉर्म में, और 50,000 रुपए मैं दे चुका हूं एडवांस टैक्स। तो कितना दे चुका हूं, 70,000 तो दे चुका हूं ना, और कितना देना है, 30,000 रुपए और देना है आपको। बात समझ आई? अब बेटा इसमें ऐड होता है, ये अभी हमने करने हैं, ये एडवांस टैक्स भी अभी करवाया नहीं है मैंने आपको, ये करने हैं। इसमें बेटा ऐड होगा इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A 234B, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A 234B और 234C। ये 3 इंटरेस्ट ऐड होंगे, करे नहीं है अभी, करने हैं। ये 3 इंटरेस्ट माइनस होंगे, सॉरी ऐड होंगे, ये 3 इंटरेस्ट ऐड होंगे आपके। गवर्नमेंट आपसे ले रही है ये इंटरेस्ट, किस बात के हैं बेटा वो बाद में बताऊंगा मैं अभी। ये इंटरेस्ट अभी हमने करने हैं, ये इंटरेस्ट ऐड होंगे, और फिर जो आएगा ना बेटा, ये होगा आपका टैक्स पेबल, जितना टैक्स आपको पे करना है, और इसी टैक्स को हम नाम देते हैं सेल्फ असेसमेंट टैक्स। ये आपको ये आपको जमा करवाना पड़ेगा बिफोर फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम। इसका प्रूफ रिटर्न ऑफ इनकम के साथ अटैच होगा, और वो रिटर्न ऑफ इनकम आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास फर्निश करोगे बेटा। तो ये आपका क्या है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स। इसमें से बच्चे कॉपी कर लो पहले। तो बेटा इसमें से ना, यहां तक का तो हमने काम ऑलरेडी किया हुआ है, करते ही आ रहे हैं ना फर्स्ट चैप्टर से। हाँ, ये वाला जो पार्ट है ना, ये सारा नया है बेटा, ये हमें अभी सब पढ़ना है। अभी टीडीएस पढ़ना है हमें, एडवांस टैक्स पढ़ना है, 234A B C का इंटरेस्ट कैसे निकलता है वो पढ़ना है। तो ये जो आएगा ना, ये है सेल्फ असेसमेंट टैक्स। ये सेल्फ असेसमेंट टैक्स आपको जमा करवाना पड़ेगा बिफोर फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम। रिटर्न ऑफ इनकम के साथ टीडीएस का प्रूफ, एडवांस टैक्स का प्रूफ, और सेल्फ असेसमेंट टैक्स का प्रूफ आपको अटैच करना पड़ेगा, और फिर रिटर्न ऑफ इनकम आपकी फर्निश करी जाएगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास। कल अगर आपको याद हो तो मैंने सेक्शन 139(9) पढ़ाया था आपको डिफेक्टिव रिटर्न का, याद रखना। अगर आपने प्रूफ ऑफ टैक्स, टीडीएस का प्रूफ, एडवांस टैक्स का प्रूफ और सेल्फ असेसमेंट टैक्स का प्रूफ अगर आपने अटैच नहीं करा टू योर रिटर्न ऑफ इनकम, देन रिटर्न ऑफ इनकम शैल बी ट्रीटेड एज डिफेक्टिव, जिसे रेक्टिफाई करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया था आपको बेटा। चलो कॉपी कर लो, कल से हम फिर यही सब शुरू करेंगे। अब लास्ट के हमारे यही चैप्टर्स रहते हैं, टीडीएस, एडवांस टैक्स वगैरह। कॉपी कर लो बेटा, बाकी अगली क्लास में करेंगे। मेरे ख्याल से बच्चे चैप्टर सबको क्लियर हुआ, सिंपल सा चैप्टर था। कल से हम टीडीएस शुरू करेंगे, आपका टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। कर लिया बच्चे? चलो
बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन, थैंक यू।